गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग बेटा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। आपका पूरे साल का जो प्लान आउट होने वाला है, उस ड्रीम को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है उसकी पहले बात करते हैं। आपने एक सपना देखा है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए आपका एक गोल है। उस गोल को हम स्मॉल स्टेप्स की फॉर्म में अचीव करेंगे और उसके लिए एक बहुत अच्छी सी प्लानिंग जो हम पूरा शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं आपकी इस एक साल की जर्नी में, वो पूरी प्लानिंग और एक्शंस, चाहे वो लेक्चर की फॉर्म में है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, चाहे वो एक्टिविटीज की फॉर्म में है, एंड लास्टली पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स की फॉर्म में होंगे। तो वो सारे के सारे एक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो ड्रीम है वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज का चैप्टर है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? मैं लिख रहा हूं इस पेपर पैड पर, किसकी हेल्प से लिख रहा हूं? हैंड की हेल्प से लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस राइटिंग प्रोसेस में ना बच्चों क्या क्या दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। मेरी आईज सपोर्ट कर रही है, राइट। मैं बोल रहा हूं तो मेरी वॉइस है, मतलब टंग इन्वॉल्व है। तो हैंड, आई और टंग, ये तीन बॉडी के ऑर्गन्स इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं। हैंड का अपना काम है, आई का काम है देखना, टंग स्पीच में हेल्प कर रही है। लेकिन जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ एक फंक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। मेरे हाथ का इंडिविजुअली कंट्रोल है राइटिंग पर, मेरी आईज का कंट्रोल है देखने पर मैं क्या लिख रहा हूं, और मेरी टंग कंट्रोल करिए कि व्हाट आई एम स्पीकिंग। लेकिन जब ये तीनों ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। आप साइकिल चलाते हो, आपके हाथ हैंडल पर होते हैं, आपके पैर पेडल पर होते हैं, आपकी आईज रोड देख रही होती है, आपका ब्रेन उन सब कामों को एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करवाता है। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया कि जो वेरियस ऑर्गन्स हैं वो एक सिस्टमेटिक, कंट्रोल और एफिशिएंट वे में एक प्रॉपर रेस्पॉन्स को परफॉर्म कर पाए। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है बच्चों हमारी, एक साथ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे हम रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपका डाइजेशन भी हो रहा है बॉडी में, आप वॉकिंग भी कर रहे होगे रोड पे, आपका ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी एक सिस्टम जब काम कर रहा है तो दूसरा काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए उन सबके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है ना, जो स्पेशलाइजेशन है उस ऑर्गन का, उन स्पेशलाइजेशन को एक साथ मिला देना, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और इसीलिए तो जरूरी है कि हर ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इन सारे के सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को एक रेस्पॉन्स का स्टिमुलस के फॉर्म में रिजल्ट देना, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। इज इट क्लियर? ओके। तो क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में हम दो ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। एक प्लांट ग्रुप हो गया और एक एनिमल ग्रुप हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी, राइट। तो कोऑर्डिनेशन की बात अगर प्लांट और एनिमल में करें तो बच्चों प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन होता है, वहां पर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता क्योंकि प्लांट्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी तो सिंपल है एज कंपेयर टू एनिमल्स। भाई प्लांट क्या करते हैं? प्लांट क्या जाते हैं आपकी तरह कि यहां से उठकर यहां चला गया एक प्लांट, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ऐसा होता है क्या? लेकिन एनिमल्स मूव करते हैं और उनमें लोकोमोशन भी होता है, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होता है। आप में से कितनों को पता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, जरा देखते हैं कितने बच्चों को पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? बोलो फटाफट कि भाई हम, ये एक प्लांट है, ये अपनी फिक्स पोजीशन के लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक एक जगह पे रह के ही तो हिल रहा है, दैट इज नॉन मूवमेंट। लेकिन एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो प्लांट्स में सिर्फ होता है मूवमेंट, एनिमल्स मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों शो करते हैं। इसी तरह प्लांट्स में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्सिटी प्लांट्स की थोड़ी सी सिंपल है, तो वहां पे सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है। लेकिन एनिमल्स हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए वहां पे हार्मोनल रेगुलेशन भी है और नर्वस सिस्टम की भी जरूरत होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में नर्वस और हार्मोनल दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं।
नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू काम करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, चलिए दोनों सिस्टम्स की बात करेंगे। एक जनरल टर्म बता देता हूं, डेफिनेशन बता देता हूं। व्हाट आर हॉर्मोन्स? कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। नंबर वन, केमिकल सब्सटेंसेस वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, तो टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं और उन सारे फंक्शनिंग को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम को भी नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। ठीक है, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, हम डिटेल में बात कर लेंगे इसकी। ठीक, तो दो टाइप का नर्वस सिस्टम, सॉरी दो टाइप के सिस्टम्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। चलिए, तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे काम करेगा? देखो, स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी चेंज, उसको हम क्या कह देते हैं? स्टिमुलस। वो हीट की फॉर्म में हो सकता है, लाइट की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में, किसी भी तरह का चेंज जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो स्टिमुलस का काम करेगा। तो उस स्टिमुलस, जैसे वो स्टिमुलस मिलेगा हमारा नर्वस सिस्टम हो जाएगा एक्टिव और वो हार्मोन्स सिक्रीट करवा देगा रेदर एंडोक्राइन सिस्टम से। अब ये हार्मोन ब्लड में पहुंच जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू और टारगेट ऑर्गन पे काम करके जो स्टिमुलस था उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो कर देंगे। ठीक है ना, और हमारी बॉडी अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगी। तो इन दिस वे हार्मोनल एक्शन या कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस। लेकिन जो थोड़ा नर्वस सिस्टम होता है उसके जो फंक्शनिंग है थोड़ी सी एडवांस होती है। तो देखिए, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना बच्चों, अगर हम उसका कंपैरिजन करें हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, तो ऑर्गन और टिश्यू के बीच में एंडोक्राइन सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, वो केमिकल सिक्रीट करता है जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, है ना। तो जो ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन का वो थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इफेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा। एट द सेम टाइम जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी स्पाइनल कोड है, जो नर्वस सिस्टम के पार्ट है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन से, सेल से, टिश्यू से। तो जो ट्रांसमिशन है, नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है बहुत फास्ट होता है बट शॉर्ट टर्म होता है। इसी तरह जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा ना वो अलग अलग सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से होगा। कि भाई आगे हम पढ़ेंगे ना नर्वस सिस्टम, सॉरी जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स में जो नर्वस रेगुलेशन है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इन सबका कोऑर्डिनेशन जो होगा उसकी वजह से होता है और मैसेज करने के लिए अलग अलग टाइप के नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व। तो जो नर्व्स और नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, जबकि हार्मोन्स जो एंडोक्राइन की सिक्रेशंस हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुंचती है। उनका जो मैसेंजर होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं, वो भी बहुत स्पेसिफिक है बट स्मॉल क्वांटिटी में इंक्रीज करते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उनका रेगुलेशन होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर हार्मोन की प्रोडक्शन है वो कम हो गई बॉडी में, तो मैसेज आएगा नर्वस सिस्टम के पास और उसकी जो है सिक्रेशन बढ़ जाएगी। लाइकवाइज ज्यादा बढ़ गई तो कम हो जाएगी, तो दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये रेस्पॉन्सेज हैं वो किसकी वजह से होते हैं? देखो, एक बात हो गई हमारा स्टिमुलस हो गया। अब स्टिमुलस किसके ऊपर एक्ट करेगा? स्टिमुलस एक्ट करेगा रिसेप्टर ऑर्गन पे ही। तो स्टिमुलस चेंज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज किसके पे एक्ट करेगा? रिसेप्टर पे। तो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। जैसे अब हमारे सेंसेस की बात करें तो कितने सेंसेस है? 5 मेन सेंसेस है। तो पहली सेंस क्या है? हमारी आईज है। उसके बाद क्या है? हमारा ईयर है, देन नोज है, देन टंग है एंड स्किन। These are the 5 sense organs present in our body. तो इन सेंस ऑर्गन पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अगर वो है आईज में तो फोटो रिसेप्टर कह देंगे। लाइट का जो रिसेप्टर होगा, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो आईज हो गया फोटो रिसेप्टर। साउंड के लिए ईयर प्रेजेंट है तो हो गया ऑडियो रिसेप्टर। स्मेल के लिए नोज प्रेजेंट है तो ओल्फैक्टरी हो गया। टेस्ट के लिए टंग प्रेजेंट होती है, गस्टेटरी हो गया। और स्किन जो है हमारा वो टच रिसेप्टर में आता है। स्किन पे तो टच ही होगा ना। ठीक, इसी तरह साउंड के लिए भी होता है, फोनो रिसेप्टर्स कह देते हैं। फोनो रिसेप्टर फॉर साउंड, थर्मो रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, बट मेनली हम इनकी ही बात करें।
तो रिसेप्टर का पता चल गया आपको, स्टिमुलस का पता चल गया आपको, इज इट क्लियर? और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी बात हमने कर ली। अब दूसरा पार्ट बचता है न्यूरल सिस्टम, जिसको हम नर्वस सिस्टम भी कह देता है। तो बच्चों, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। अब यहां पे क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होंगी वो तो हो जाएंगी क्रैनियल नर्व्स। और ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर फाउंड। हमारी बॉडी में कितने पेयर है? 12 पेयर्स है। स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड से अराइज होती है, तो जो स्पाइनल कोड से अराइज होंगे 31 पेयर्स, वो क्या हो जाएंगी? स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री फंक्शन के रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट आते हैं, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो क्रैनियल नर्व्स हो गई, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलेंगे वो स्पाइनल नर्व्स। अब जो ब्रेन है वो भी फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। प्रोजेंसिफेलोन, मीजेंसिफेलोन एंड रोम्बोसिफेलोन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एक पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए बना देता हूं क्योंकि इनके भी आगे और पार्ट होते हैं। तो ब्रेन 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है जी, ये ठीक हो गया। अब फोर ब्रेन में कौन से पार्ट होंगे? फोर ब्रेन में सबसे पहले आ जाएगा आपका सेरेब्रम, थिंकिंग सेंटर हो गया। उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायंसिफेलोन। ये बात होगी फोर ब्रेन की। मिड ब्रेन में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरेब्रल पेडंकल्स। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपके लिए फ्लो चार्ट बना रहा हूं। और हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व्स सेरेबेलम, पोन्स वेरोली, इसको हम सिंपल पोन्स भी कह देते हैं, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट होता है ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। तो ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देते हैं। चलिए अब नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग पे आ जाते हैं कि हमने बात करी कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और उनको हम क्या कह देते हैं? रिसेप्टर्स। तो स्टिमुलस जो रेस्पॉन्स को लेके आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, ये हो गया स्टिमुलस। मान लो आप किचन में खड़े हैं और आपने जो हमारा पेन है, जो हॉट पेन है, उसके ऊपर हाथ लगा दिया, तो यहां पे टेम्परेचर एक स्टिमुलस हो गया। या आप किसी फास्ट मूविंग व्हीकल को अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं, तो वो स्टिमुलस हो गया। हमारी आईज रिसेप्टर का काम करेंगी, या हमारी स्किन रिसेप्टर का काम करेगी। तो स्टिमुलस था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लेके आया है या इंफॉर्मेशन लेके आया टुवर्ड्स रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के पास, इंपल्स की फॉर्म में। वो इंपल्स न्यूरॉन के हेल्प से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो इंपल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो नर्व्स पास करती हैं ब्रेन या स्पाइनल कोड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो क्या कह देते हैं उसको हम? इंपल्स। तो 3 चीजें हो गई अब हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्टिमुलस था। स्टिमुलस को किसने परसीव किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसकी हेल्प से? इंपल्स की हेल्प से। इंपल्स कौन कैरी करता है? न्यूरॉन। बात समझ में आ गई? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो दूसरे टाइप के न्यूरॉन के हेल्प से हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक आ जाएगी। और अगर टच है तो टच के केस में हमारी आर्म या हमारा लेग या हमारी स्किन इफेक्टर ऑर्गन का काम करेगी। हम वहां से उसको हटा लेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो पाथवे है
जहां पे स्टिमुलस, रिसेप्टर, इंपल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर रिजल्ट और रेस्पॉन्स। ठीक बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत क्रूशियल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक को भी स्किप नहीं कर सकते। क्या आप स्किप कर दोगे कि भाई स्टिमुलस क्या होता है? अगर आपको स्टिमुलस ही नहीं पता तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई रेस्पॉन्स क्या होता है? आपको स्टिमुलस से नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंपल्स कौन लेके जाता है ना? ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस है, इंपल्स है, रिसेप्टर है, इफेक्टर है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, राइट? तो स्टिमुलस एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो क्या हो गया स्टिमुलस, ठीक? इंपल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन कैरी करते हैं, ना फाइबर्स कैरी करते हैं। रिसेप्टर जिस जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इफेक्टर न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को जो एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनके ऊपर एक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कोई अनअवॉइडेबल कंडीशन को से दूर हो जाते हैं, दैट इज इफेक्टर ऑर्गन, ठीक? तो स्टिमुलस, इंपल्स, रिसेप्टर, रेस्पॉन्स, इफेक्टर, ये 5 वर्ड अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी तक तो प्लीज एक बार फिर से पूछ लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूं हमारे नर्वस सिस्टम की, जिसमें मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। मैंने फ्लो चार्ट बनाया था आपके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो गया? 2 ही चीजें हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपका ब्रेन है और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहां पे क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती है, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। और इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो बाकी बॉडी ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैं ऑलरेडी बता चुका। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, उसके पार्ट्स मैं दोबारा से आपको डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए नेचर ने क्या किया? नेचर ने इसको एक बोनी कैविटी में प्रोटेक्ट कर दिया। उस बोनी कैविटी को क्या क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं या स्कल कहते हैं, ठीक? तो ऊपर की तरफ तो क्या हो गया? क्रैनियम हो गया। ऊपर की तरफ क्या हो गया? क्रैनियम हो गया, स्कल होगी। लेकिन इंटरनली भी ये 3 डेलिकेट मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है, जिनको कहते हैं मेनिंजेस। ये 3 डेलिकेट मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सबसे ऊपर की होती है, उसको कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। उसके बाद जो होती है उसको कहते हैं अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। और सबसे लास्ट में जो होगी उसको कहते हैं पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पायामेटर 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन को इंटरनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो कितनी मेनिंजेस होती हैं ह्यूमन ब्रेन में? 3। और इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में ना बच्चों, इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इनके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक? उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है हमारे ब्रेन को, ठीक? और इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी CSF और मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, उसको भी प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? स्पाइनल कॉर्ड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रल कॉलम। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग पता चल गई। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, पायामेटर, बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? सबसे बाहर स्कल या क्रैनियम। स्पाइनल कॉर्ड को भी ये दोनों क्या कहते हैं? मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक तरफ स्पाइनल नर्व्स, एक तरफ 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ये मिलके क्या बना देंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से राइज होती हैं और यहां पे जो हेड रीजन में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको कवर कर देता है।
अलग अलग बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होती है। लाइकवाइज स्पाइनल कोड से 31 पेयर अराइज होती है स्पाइनल नर्व्स की। तो यहां से लेके बाकी पार्ट में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो स्पाइनल नर्व्स कर देंगे। तो सीएसएफ, सीएनएस और पीएनएस दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन भी होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको कौन रेगुलेट करेगा? ठीक है, तो नर्व गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स आप कह सकते हो, जो कि पूरे के पूरे स्पाइनल कोड के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस तरह से जो जा रही है, दे आर गैंग्लियंस। ठीक, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन को, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये भी दो टाइप के हो जाएंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब एक्साइटेशन चाहिए किसी भी ऑर्गन की, मतलब मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम उसकी जरूरत होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी करनी हो किसी भी ऑर्गन को हमारी बॉडी के, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जैसे हम फास्ट रनिंग कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वो बढ़ गई उसको फिलफिल करने के लिए। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक हार्ट बीट बढ़ी रहे, रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ा रहे, तो वो हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो उसको कामिंग इफेक्ट देना जरूरी है, उसको नॉर्मल लेवल पे लाना जरूरी है। तो जो स्लो डाउन करने का काम करता है उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो एक बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा है, इसको कहते हैं एंटेगोनेस्टिक। एंटेगोनेस्टिक, एंटेगोनेस्टिक का मतलब होता है इक्वल बट अपोजिट। काम दोनों एक ही कर रहे हैं भाई, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट कर रहे हैं। सिंपैथेटिक उसको बहुत लेवल, हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा रहा है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। इज इट क्लियर? सो सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सीएनएस में आपके ब्रेन, स्पाइनल कोड, यहां पे क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, यहां पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हो गई बातें? चलो जी, अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन किस तरह का रेस्पॉन्स शो करते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट उसमें कंट्रोल होता है, क्योंकि एफटी एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए। आप इस टॉपिक को करने के बाद उनको सोल्व करने की ट्राई करना कि वॉकिंग में और वॉकिंग वॉलेंट्री फंक्शन है कि इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो दो तरह के रेस्पॉन्स है हमारे पास, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है सेल्फ रेगुलेटेड, है ना, जो हमारी विल पावर के अंडर कंट्रोल में हो और एक विल पावर के कंट्रोल में ना हो। तो विल पावर के कंट्रोल में जो नहीं होता उसको ही तो हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो रेस्पॉन्स कैसा है? वॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो सेरेब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या वर्ड आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करेंगे तो आ जाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूं, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का उसको कहते हैं सेरेब्रम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं हमेशा स्लो होंगे, लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शन बहुत फास्ट होते हैं, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी तक जो हमने समझा था वो सारा इसमें आ रहा है। देखो हमने क्या बात करी थी कि रिसेप्टर होता है, बिल्कुल होता है जी। उसके बाद क्या होता है? रिसेप्टर अपनी इंफॉर्मेशन कहां पे लेके जाता है? इंपल्स की हेल्प से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में ले गया, स्पाइनल कॉर्ड में ले गया, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्टर ऑर्गन को रेस्पॉन्स देता है, जिससे काम हो जाता है ना। इनवॉलेंट्री में भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे सेरेब्रम उसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा इसको कंट्रोल कर रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्पीकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सारे वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जबकि पेरिस्टल्सिस, बताइए कितना बच्चों को याद है व्हाट इज पेरिस्टल्सिस? पेरिस्टलिक मूवमेंट, हिंट दे देता हूं, ईसोफेगस में होता है डाइजेशन के टाइम पे। तो ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन, ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। तो अवेयरनेस वाले जो वॉलेंट्री फंक्शन है उनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, या पड़ती है? पड़ती है, ठीक है, अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शंस को जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत हो जाएंगे। और उसी में एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन, कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी का क्विक रेस्पॉन्स इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री के साथ साथ स्पॉन्टेनियस है।
ठीक। अब इनवॉलेंट्री फंक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल होता है ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इट इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पॉन्टेनियस है, बहुत फास्ट। ठीक। तो वॉलेंट्री सोचने की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। दोनों में सेरेब्रम कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री को मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को। वॉक कर रहे हैं हम, सोच समझ के चलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। हार्ट बीट इनवॉलेंट्री फंक्शन है, रेगुलेशन नहीं है हमारा, अपने आप होता है। हार्ट बीट रोकने की कोशिश करी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, है ना। कोई भी गर्म चीज हमने टच कर ली, एकदम से हम अपना हाथ उठा लेते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सारा डिटेल में बात करेंगे, सारी एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसके बाद बात होगी न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम बात कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स है, एफेरेंट, इफेरेंट न्यूरॉन, ऑटोनोमिक, मोटर न्यूरॉन, एंड ये सारे टाइप के न्यूरॉन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे वो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में भी आपने थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है न्यूरॉन का। तो ये चीज तो हमें पता है बेटा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। सो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तीनों लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में से एक्टोडर्म से ये अराइज होता है। और कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, जो कि चैप्टर का नाम भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू दो या उससे ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक डिजायर्ड फंक्शन, एक डिजायर्ड प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो जो न्यूरल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे पॉइंट टू पॉइंट बहुत स्पेसिफिक कनेक्शंस हैं, जिसके हेल्प से ये कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट हो जाता है। और उस कोऑर्डिनेशन में दूसरा पार्ट या दूसरा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे वो केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। एंड हार्मोन्स अगेन स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होके स्पेसिफिक होते हैं फंक्शन में। अब बात कर लेते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेजर फंक्शंस की, जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो डिटेक्ट करती हैं, रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट करते हैं रेस्पॉन्स टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। आप में से कितने बच्चों को याद है व्हाट इज स्टिमुलस? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे फटाफट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है सेंस ऑर्गन से और टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाना। ठीक है, दैट इज सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। ठीक, कि सेंस ऑर्गन से, सॉरी, ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक लेके जाना। ये मैं न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन बता रहा हूं आपको। तो सेंसरी फंक्शन कि ऐसे स्टिमुलस जो बॉडी के अंदर और बाहर प्रेजेंट होते हैं, उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना। और मोटर फंक्शंस क्या हो जाएंगे कि जो हमारे हार्मोनल सिक्रीशंस हैं या हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो स्टिमुलस डेवलप हुआ, उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्स देना, वो इनिशिएट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और उन दोनों के बीच में लिंकिंग का काम कौन करेगा? इंटीग्रेटिव फंक्शंस होंगे, जो एनालाइज करके इंफॉर्मेशन को और डिसीजन मेकिंग की जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे। राइट, तो सेंसरी, इंटीग्रेटिव एंड मोटर फंक्शंस। अब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम का बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है कम। तो अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं पहले। जैसे आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में, हाइड्रा में इस तरह से एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है पूरी की पूरी बॉडी में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो नर्वस सिस्टम भी ऑर्गेनाइज होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स में, प्लेटी एलिमेंट्स में लैडर लाइक, जिसको एच शेप्ड भी कहते हैं, एच शेप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। और वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इस फंक्शन में हेल्प करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स 30 बिलियन न्यूरॉन्स आर फाउंड, यू कैन इमेजिन। ठीक है ना, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? चले आगे। तो ये आपका न्यूरॉन है, जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है पहले से प्रीवियस क्लासेस में।
कि एक नर्व सेल along with all its branches is known as a neuron। तो स्पेशल जो सेल्स है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं, वहां से इनकी फॉर्मेशन होती है एंड दे आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू फंक्शन इट परफॉर्म। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? नर्व इंपल्सेस का कंडक्शन करना। वो पूरे बॉडी में टो से लेके हेड तक पूरे के पूरे बॉडी में एक तरह से कंडक्शन करवाएंगे। तो इसलिए उनका जो साइज है वो लॉन्गेस्ट होता है। इट कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग तक भी ये हो सकती है ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो यहां पे दो चीजें हैं देखो बच्चों, एक तो है आपके लिए न्यूरॉन है और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया सेल्स। तो न्यूरॉन तो क्या करेगा? इंपल्स के कंडक्शन में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, उसमें हेल्प कर देगा। अब ये न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करेंगी? ये सपोर्टिंग एक्टर का काम करेंगी, उसकी हेल्प करेंगे इस कंडक्शन में। इज इट क्लियर? ठीक है यहां तक बात। अब न्यूरॉन भी तो हमारी बॉडी की ही सेल्स हैं, तो बाकी सेल्स के जैसे दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है बाकी सेल्स की तरह, इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है जहां पे जीन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें भी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे बेसिक प्रोसेसेस को, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो फिर अलग से इनको डिस्कस करने की क्या जरूरत है? बिकॉज दे आर बेसिक डिफरेंसेस ऑल्सो, कि बाकी सेल से डिफरेंट है। यहां पे स्पेशलाइज एक्सटेंशंस हैं, स्पेशलाइज एक्सटेंशन है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सोन्स हैं, ठीक है ना। तो डेंड्राइट्स और एक्सोन उसको अलग बनाती हैं बाकी सारी सेल से। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को लेके आता है और एक्सोन उसको सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। और न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ठीक है, यहां पे स्पेशलाइज्ड केमिकल सीक्रेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइल कोलिन, ACH से आप इसको लिख सकते हैं। एसिटाइल कोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं। यहां पे साइनेप्स की फॉर्मेशन होगी, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कम क्लोज, और उनके बीच का जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है, जहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलरिटीज भी है बाकी सारी सेल के साथ। अब ओवरऑल अगर हम एक बार फंक्शन देख लें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है जहां पे ये प्रोसेसेस हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, उसको साइटोन या सेल बॉडी कहा जाता है, या पेरिकार्डियन और सोमा इसको कह देते हैं। यहां पे जो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बाकी सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्फेरिकल लार्ज न्यूक्लियस, जहां पे आपको न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है, सिंगल न्यूक्लियोलस। ठीक है बच्चों, न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। ये न्यूरोफाइब्रिल्स भी हेल्प करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। तो फंक्शन और कहां से बनते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नीजल ग्रैन्यूल बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब मैच्योरेशन के बाद न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता क्योंकि उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो नर्व इंपल्स के कंडक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे ऊपर का पार्ट हमने बात कर ली, दैट इज सेल बॉडी और साइटोन और सोमा और पेरिकार्डियन। उसके नीचे की तरफ क्या होगा, ये साइड में, चलो साइड वाली बात कर लेते हैं पहले। ये डेंड्राइट्स हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस ब्रांच्ड हैं, जहां पे न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स, नीजल ग्रैन्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। और सेल बॉडी की तरफ, यहां पे साइटोन की तरफ नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डेंड्राइट जो है एफेरेंट प्रोसेसेस भी कहते हैं इनको, डेंड्राइट्स आर नोन एज एफेरेंट प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, लेकर आती है, सो दे आर एफेरेंट प्रोसेसेस। अब जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है एक्सोन, ये वाला पार्ट जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है बच्चों वो कहलाएगा एक्सोप्लाज्म। यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म था साइटोन में, यहां पे एक्सोन में एक्सोप्लाज्म होगा। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होंगे, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे, लेकिन नीजल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे।
तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इनका कोई रोल नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब इसका जो टर्मिनल पार्ट है, यहां पे इस तरह से आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है। दीज आर नोन एज सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब इसको कहा जाता है, जहां पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है। अब इन वेसिकल्स में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे, ये फील्ड होंगे न्यूरोट्रांसमीटर से ही। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एक बार बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने बताया था मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, बताइए, नाम मैंने लिखा था, ACH शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं। इसके अलावा गाबा, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, अलग अलग टाइप के ट्रांसमीटर होते हैं। डोपामिन भी ट्रांसमीटर है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, स्पेशली इसमें से नॉन एपिनेफ्रिन जिसको नॉन एड्रेनालिन भी कहते हैं, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने बात कर ली सारे पार्ट्स की, एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले डेंड्राइट जो प्रोसेसेस हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंपल्सेस को रिसीव करते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन से। उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कह देते हैं, उसको क्या कह देंगे, साइटोन या सेल बॉडी। डेंड्राइट से क्या बन जाता है, डेंड्रोन। और एक्सोन के चारों तरफ जो ये लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, दे आर नोन एज स्वान सेल्स। लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट जो कि सिनेप्टिक नोब के फॉर्म में खत्म होता है, एंड होता है, उसको एक्सोन कहते हैं। ये इंपल्सेस सेल बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाने का काम करता है। और एक्सोन की ब्रांच जो सिनेप्टिक नोब से कनेक्टेड होगी उसको एक्सोनाइट कहेंगे। सो दिस इज ओवरऑल समरी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी आप एक समरी शीट बना लीजिए। ये डायग्राम बनाया, ये पार्ट्स डिस्क्राइब कर दिए, आपका काम हो गया, ठीक है। फंक्शन भी आ गया, स्ट्रक्चर भी आ गया, डायग्राम भी आ गया। क्लियर टू एवरीवन? बताओ, चले आगे। चलिए, तो यहां पे अभी मैंने बताया था कि स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, एक्सोन में। तो जो स्वान सेल्स हैं ये क्या काम करती हैं, या मैं जो लंबे एक्सोन है, बड़े एक्सोन है, इन लॉन्ग एक्सोन्स, ये जो स्वान सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं फोस्फोलिपिड्स को, फोस्फोलिपिड्स को सिक्रीट कर देती है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है एक्सोन के चारों तरफ इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी शीथ, माइलिनेटेड शीथ। और इसी के बेसिस पे दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन होते हैं कि नहीं होते। चलिए, ये रहे दो, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। यहां पे मेडुलरी शीथ, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, लेकिन ये शीथ कंटिन्यूअस नहीं है, आप देख लो बीच बीच में गैप्स हैं जो कि एक्टिव साइट्स हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए। इन गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। यहां पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में ये जो माइलिन शीथ है ये एब्सेंट है। क्लियरली दिख रहा है आपको? तो माइलिन शीथ की वजह से मेडुलेटेड नर्व फाइबर व्हाइटिश अपीयर होते हैं, तो इनको व्हाइट न्यूरॉन भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज व्हाइट न्यूरॉन। और जबकि ये कैसे होंगे, ग्रे कलर के होंगे, तो ग्रे न्यूरॉन। मेडुलेटेड को व्हाइट न्यूरॉन कहेंगे, नॉन मेडुलेटेड को ग्रे न्यूरॉन कहा जाता है। अब कंडक्शन कौन से में फास्ट होगा, चलिए बताइए एक बार फटाफट, मेडुलेटेड में होगा कि नॉन मेडुलेटेड में होगा। मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन फास्ट होता है क्योंकि ये जंप करता है नोड टू नोड, यहां पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही ट्रेवल करेगा, तो कंडक्शन इज फास्टर इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, और उसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, दैट इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। याद रह जाएगा, साल्टेटरी कंडक्शन किसमें होता है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में, ठीक है बच्चों। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के। यहां पे प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट है, कवरिंग प्रेजेंट है माइलिन शीथ के फॉर्म में, यहां पे नहीं है। नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होंगे, गैप्स प्रेजेंट होंगे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में, इनमें नहीं होंगे। ये व्हाइट न्यूरॉन कहलाते हैं, इनको ग्रे न्यूरॉन कहा जाता है। इनमें फास्टर कंडक्शन होता है जिसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से होता है, स्लो कंडक्शन होता है इंपल्सेस का। तो व्हाइट मैटर जो है ब्रेन का, स्पाइनल कोड का, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, उनमें सब में मेडुलेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे, जबकि ग्रे मैटर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप कंपैरिजन चार्ट बना सकते हैं।
यहां तक कोई कंफ्यूज है ना तो एक बार फटाफट बता दीजिए, चलिए बस जल्दी से, जल्दी बेटा जल्दी। चलो, अब न्यूरॉन की जो प्रोसेसेस हैं वहां पे एक जंक्शन बनता है जो नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, या किसी मसल और ग्लैंड के साथ एक वो गैप बना देते हैं। ये नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ये जो एरिया है इसको कहते हैं सिनेप्स। तो इससे ऊपर का एरिया प्री सिनेप्टिक नोब और नीचे का एरिया पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यहां पे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक, लाइक एसिटाइलकोलिन, गाबा, नॉन एड्रेनालिन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहा जाता है, ये जो गैप है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो एक्सोन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड एक्सोन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वो क्या बनाते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना देते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? चलिए अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये बात करेंगे कैसे ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्सेस का कंडक्शन में, इसकी भी बात करेंगे डिटेल में। चलिए, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया जाता है। स्ट्रक्चर के बेस पे होंगे यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडोपोलर, और फंक्शन के बेस पे हो जाएगा सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। तो दो बेसिक टाइप्स हैं। तो पहला सेंसरी, नाम से पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन क्या होगा कि रिसेप्टर से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो बॉडी वॉल से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह लेके जाएगा तो सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन, विसरल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन से लेके जाएगा तो विसरल सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंस ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन होंगे। दूसरा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटर न्यूरॉन, और इनको एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी को एफेरेंट कहेंगे तो मोटर को इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये क्या करेंगे? इफेरेंट सेंस ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करेंगे, ठीक है, चाहे वो बॉडी वॉल में है चाहे वो इंटरनल ऑर्गन तक। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन करेगा? वो होंगे इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक, सेंसरी सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और दोनों के बीच का काम कौन कर रहा है? देखिए, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब एसोसिएटिव, या जिनको हम क्या कह रहे हैं, इंटर न्यूरॉन, वो उसको इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड ने जज करके एक डिसीजन पे पहुंचे, वो इंफॉर्मेशन पास कर देंगे इंटर न्यूरॉन को, और वहां से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू होती हुई इफेक्टर ऑर्गन तक आ जाएगी। तो सेंसरी, मोटर और बीच में इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। ओवरऑल आप यहां पे समझ सकते हैं, देखिए, एक तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो सेल बॉडी है और दूसरी तरफ एक्सोन है, बीच में क्या है? इंटर न्यूरॉन, दोनों के बीच का कनेक्शन। तो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहां पे हो गई, कहां पे पहुंची? एक्सोन पे। एक्सोन की जो प्रोसेसेस है उनको हम क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होती है वहां पे, ठीक है। तो ये सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन हो गया। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पे जाएगी? इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगी, तो वो क्या हो गया? मोटर न्यूरॉन हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ, समझ में आ गई बात? दोनों का कंपैरिजन और बता देता हूं कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्ग न्यूरॉन्स होंगे जिनमें रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होते, और सेल बॉडी टर्मिनल होगी जहां पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और उनके फाइन प्रोसेसेस को डेंड्रॉन्स कहेंगे। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाने वाले हैं, तो शॉर्ट है, रिसेप्टर्स की हेल्प से काम करते हैं, लेकिन डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होंगे ना यहाँ पे, एक लंबा सा डेंड्रोन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस भी आप याद रख सकते हो। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यूनिपोलर, नाम से पता चल रहा है, यूनिपोलर एक सिंगल प्रोसेस है जो कि सेल बॉडी से एक्सटेंड करती है, एक सिंगल प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस, ठीक है, उसको क्या कह देंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन। एक ब्रांच जो कि एसोसिएटेड है डेंड्राइट के साथ, जो कि पेरिफेरल बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है। दूसरी ब्रांच, दूसरा एंड कहां पहुंच जाएगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स नॉर्मली नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलते हैं,
अगर आप कहोगे सर ह्यूमन बॉडी में कहाँ मिलते हैं, जो हमारी अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो उस स्टेज पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोडेट्स में अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में ये प्रेजेंट होंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वेयर बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड। आंख बंद करके आप बता देना बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। वन डेंड्रोन वन एक्सोन, वन डेंड्रोन वन एक्सोन। यूनिपोलर में क्या था, एक्सोन था, डेंड्राइट नहीं था। यहां पे डेंड्राइट नहीं था, ये इसकी प्रोसेसेस है थी, लेकिन यहां पे एक डेंड्रोन एक एक्सोन। ठीक, इसके अलावा रेटिना के अलावा सर कहां प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी का ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से रिलेटेड, वहां पे प्रेजेंट होता है। तीसरा हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, कि एक एक्सोन बहुत सारे डेंड्रोन्स या डेंड्राइट्स। तो हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपोलर, मैनी प्रोसेसेस फ्रॉम सेल बॉडीज, सिंगल एक्सोन, बाकी सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं। तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी हैं सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो मुझे। नहीं, क्लियर टू एवरीवन? अब बात करेंगे कि कैसे वो नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, और जिससे जो कोऑर्डिनेशन है इफेक्टिव वे में काम करता है। तो वंस अगेन वेलकम टू स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति। आपके साथ अब आगे बढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। तो सबसे पहला बार जब भी हम कंडक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो आपके सामने आएगा साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? एक फंक्शनल कनेक्शन है बच्चों बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जिसकी हेल्प से दो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं, उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, साइनैप्स। इज इट क्लियर? या फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अ मसल, उसको भी हम साइनैप्स कहते हैं। अभी साइनैप्स बनता कैसे है? जो भी एक नर्व इंपल्स होती है वो ट्रांसमिट होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक जंक्शन के थ्रू, और जो उस जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स बनता है दो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के आपस में पास आने से, मेम्ब्रेन ऑफ ए प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब उन दोनों के बीच में गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता। यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसी को इलेबोरेट करके आपको समझाता हूं। यहां पर आप देखिए क्या कह रहे हैं हम, कि एक फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन एंड मसल। तो ये जो एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इससे ऊपर का हिस्सा प्री सिनेप्टिक, ये वाला, और नीचे का हिस्सा पोस्ट सिनेप्टिक, दिस वन। ठीक, तो प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक नोड और सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलकर क्या बनाते हैं, सिनेप्स की फॉर्मेशन करते हैं। देयर इज ए नैरो गैप प्रेजेंट, यहां पे आप देख रहे हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये गैप हो भी सकता है और कई बार ये गैप एब्सेंट भी होता है। इसी एरिया में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करते हैं। जो मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, उसके रिसेप्टर कनेक्शन कॉन्टैक्ट में है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कंटेन दिस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये एरिया प्री सिनेप्टिक नोड, ये एरिया पोस्ट सिनेप्टिक नोड, दोनों का गैप सिनेप्टिक क्लेफ्ट, रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। तो यहां पे एक मसल और न्यूरॉन के बीच में जब एक एसोसिएशन होता है, ये हमारा न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, आपको यहां पे दिख पा रही है, ये हमारी मसल है। तो मसल और न्यूरॉन के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहां पे भी वही चीजें हैं, प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके बीच का जो गैप है दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहां मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर, मसल फाइबर, ब्लड कैपिलरीज, मायोफाइब्रिल्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज क्लियर?
यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो एक बार प्लीज बताइए मुझे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं लाइक एसिटाइल कोलिन, ये कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम ACH से नॉर्मली लिख देते हैं। कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं लाइक GABA, गाबा आप बोल सकते हैं इसको, या ग्लाइसिन दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक तरह से ट्रांसमीटर, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ट्रांसमीटर, और साथ में क्या जोड़ा, न्यूरो, तो न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करते हैं। ठीक, तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहां से आ जाएंगे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। इज इट क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब जो इंपल्स कंडक्शन है उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंपल्स कंडक्शन इज अफेक्टेड बाय, सबसे पहली जो बात आती है नंबर 1, डायामीटर ऑफ नर्व फाइबर। ऑब्वियस सी बात है, जो डायामीटर है नर्व फाइबर का वो उसको अफेक्ट करेगा। ये वाली चीज की बात कर रहे हैं, डायमीटर की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। सेकंड फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेगा दैट इज टेम्परेचर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इंपल्स कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन कुछ केमिकल्स हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, मस्टर्ड गैस, दे इनहिबिट और स्लो डाउन कंडक्शन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे वो कंडक्शन के। अगर ये होंगे तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा, इनके एब्सेंस में कंडक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो स्लो डाउन नर्व इंपल्स कंडक्शन। मेलाथियोन आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, मेलाथियोन इज अ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म, मस्टर्ड गैस वो डिक्रीज करते हैं नर्व इंपल्स के कंडक्शन को, लेकिन टेम्परेचर और डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नर्व इंपल्स के कंडक्शन के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये देखिए, ये हमारा वो एरिया है, एक तरफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन दिखाई दे रहा है आपको जहां से नर्व इंपल्स आ रही है, ठीक है ना, ये इस तरह से पार्ट है, तो यहां से जो नर्व इंपल्स है उसकी एंट्री हो रही है। तो इसका मतलब ये एक्सोन से आ रहा है, और एक्सोन की एंडिंग को कहते हैं नर्व एंडिंग, है ना। यहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, अब नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना देते हैं, सिनेप्स। नर्व एंडिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक नोड एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलके सिनेप्स बना देते हैं, जहां पे ये सारे के सारे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो उसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां से नर्व इंपल्स आई, एक्सोन टर्मिनल के पास, गैप सिनेप्स में पहुंची, न्यूरोट्रांसमीटर ने अपनी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया, और वो रिसेप्टर जो थे पोस्ट सिनेप्टिक नोड पे वो इंपल्स को आगे की तरफ कंडक्ट करते रहते हैं। तो पाथवे क्या हो गया, नर्व इंपल्स का पाथवे क्या हो गया, सबसे पहले एक्सोन, या स्टार्टिंग से शुरू करें तो डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, ये प्री सिनेप्टिक नोड बना देंगे एक तरह से। पहले न्यूरॉन का पार्ट है, एक्सोन की नर्व एंडिंग, अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड फॉरवर्ड, यहां पे वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। तो इन दिस वे नर्व इंपल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस। अब इस कंडक्शन के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले यहां पे एक वर्ड मैंने आपके लिए लिखा था, दो तरह के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। तो इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स में अगर कोई पूछे तो केमिकल सिनेप्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स में, दूसरे वर्टिब्रेट्स में सबसे कॉमन होता है, और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ये कंडक्शन होता है, इसलिए तो केमिकल साइनेप्स कहेंगे। ये थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की,
तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता। ये इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब जैसे लाइट ट्रेवल करती है वैसे ही ट्रेवल करता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। वो जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड में बता रहा था कि कंडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। कि किसी भी काम को करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, कंडक्शन के लिए बात करें तो। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे होंगे तीन वर्ड हैं, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन हाइपरपोलराइजेशन से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को आप रेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो जो पूरी की पूरी हमारा जो कंडक्शन है नॉन इंपल्स का, वो तीन स्टेज में कंप्लीट होता है। नो एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा, जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगा, एक्शन मतलब काम करने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे 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 फिर ये नॉर्मल पोजीशन की तरफ आते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा, और भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, तो पूरी प्रोसेस में इसको डिस्कस करते हैं। तो तीन स्टेप हैं, पोलराइजेशन, नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन, डीपोलराइजेशन जब परमेबिलिटी चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की, एंड रिपोलराइजेशन जब दोबारा से मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, दैट स्टेट इज नोन एज रिपोलराइजेशन। थ्री स्टेप्स आर देयर इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी जो इम्पल्स होगी या हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, जिसको हम नॉर्मल कंडीशन में कह देते हैं। रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज एंड इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज। इज इट क्लियर? आउटसाइड इज पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव। यहां पे पोटेशियम आयन मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। नाउ सेल की ही तो बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। ठीक, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको ईसीएफ कहते हैं, वहां पे सोडियम मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन है, बाहर की तरफ सोडियम आयन है। क्लियर टू एवरीवन? अब यहां रेस्टिंग है, मतलब देयर इज नो स्टिमुलस, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सोडियम चैनल क्लोज रहेंगे। यहां पे दिख रहा है आपको, बंद है, सोडियम चैनल क्लोज्ड। सोडियम चैनल क्लोज होने का मतलब जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, वो इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए, कि सोडियम आयंस की एंट्री यहां पे नहीं होगी, लेकिन पोटेशियम आयंस आ सकते हैं। ठीक, सोडियम आयंस का चैनल बंद है, पोटेशियम आयन की एंट्री हो सकती है, क्लोराइड आयन की एंट्री हो सकती है। तो दिस इज नोन एज रेस्टिंग स्टेज। यहां पे तीन सोडियम आयन के लिए दो पोटेशियम आयन, तीन सोडियम आयन जब बाहर जाएंगे तो दो पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाहर जा रहे हैं तीन सोडियम, अंदर आ रहे हैं दो पोटेशियम। ठीक है, तो यहां पे जो मेम्ब्रेन है अभी उसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल। और जो एक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पे होगी 70 मिली वोल्ट, माइनस में 70 मिली वोल्ट। तीन ही चीजें याद रखनी है आपको। यहां पे देखिए, पोलराइजेशन में आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, सोडियम चैनल क्लोज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग स्टेज है, नॉर्मल स्टेज है, आउटसाइड पॉजिटिव, तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा है, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा है। तीन सोडियम बाहर जाएंगे तो दो पोटेशियम अंदर आएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए। बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल चीजें बच्चों। ठीक, चले आगे।
अब जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस एज सुन एज स्टिमुलस रीचेस। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको पता है। तो सेकंड फेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक, अब दूसरा चेंज यहां पे क्या होगा कि अभी तक आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई तो आउटसाइड जहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है, जहां पे स्टिमुलस है सिर्फ उस एरिया में आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज एंड इनसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, और तीसरा चेंज पोटेंशियल, जो -70 मिलीवोल्ट था वहां से पॉजिटिव आ जाएगा, +30 से 45 मिलीवोल्ट। तो ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है, थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। -70 से +35 45 तक पहुंच गया। ठीक, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई तो ये इंपल्स जो है आगे की तरफ ट्रेवल करती है। अब ये स्टिमुलस यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो अब यहां की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, यहां पे आउटसाइड नेगेटिव चार्ज, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये वाला जो पार्ट था जहां से स्टिमुलस आगे की तरफ बढ़ गया वहां पे क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन, वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, यहां पे दोबारा से आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारे चेंजेस होते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और दोबारा से जो एक्शन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो -70 मिलीवोल्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है, और रिपोलराइजेशन के एंड पे इट रीचेस अप टू -85 मिलीवोल्ट, जिसको हाइपर पोलराइजेशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा था, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। अब रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन क्या करेंगे, ये इंपल्स का बैक फ्लो रोकते हैं, ये नहीं कि आगे की तरफ चली गई इंपल्स वो पीछे आ जाए, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ इंपल्स। और स्पीड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रेट ऑफ इंपल्स कंडक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, विद इन सेकेंड, मैंने बताया था। सो 100 to 130 मीटर्स पर सेकेंड ये स्पीड होती है इंपल्स कंडक्शन की। ठीक है, अब आपको ये भी याद होगा कि दो तरह का हमने नर्व फाइबर्स न्यूरॉन पढ़े थे, कौन कौन से? हमने एक पढ़ा था मेडुलेटेड नर्व फाइबर, एक हमने पढ़ा था नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मेडुलेटेड नर्व फाइबर में इस तरह से माइलिन शीथ, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट थी और गैप्स प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या कहा था, नोड्स ऑफ रेनवियर। जबकि यहां पे ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती, गैप्स प्रेजेंट नहीं होते। तो कंडक्शन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में ज्यादा होता है, फास्ट होता है, ऑलरेडी सब कुछ आपको बताया हुआ है। क्योंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपल्स है, वो नोड टू नोड जंप करती है, जबकि यहां पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती रहती है। तो इसमें मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन होता है उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, दैट इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। याद रहेगा बच्चों, साल्टेटरी कंडक्शन। ये नर्व इंपल्स की स्पीड को 50 टाइम्स तक बढ़ा देता है सॉरी, एज कंपेयर टू नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक, तो अब चीजें समझ आई होंगी, आप इसको समराइज कर सकते हैं पूरी चीजों को एक बार फिर से। क्या था, हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने बात करी सबसे पहले सिनेप्स की, दो तरह का होता है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स स्लो है, वर्टिब्रेट्स में मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, गैप प्रेजेंट होता है। जबकि केमिकल साइनेप्स सॉरी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में फास्ट प्रोसेस, इनवर्टिब्रेट्स में नो न्यूरोट्रांसमीटर्स, नो डिले बिकॉज नो गैप। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बताई आपको कि प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कम क्लोज, और वो गैप होने की वजह से सिनेप्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। पाथवे हमने देखा किस तरह से ये इंपल्स ट्रेवल करती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, चाहे जिसमें डायमीटर था या फिर टेम्परेचर, जो फेवर करते हैं, लेकिन केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड या नाइट्रस ऑक्साइड उसको डिक्रीज करते हैं। फिर मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए,
पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जब स्टिमुलस आ जाता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो तीन चेंजेस मेन थे। एक तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, यहां पे आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, और -70 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहां पे उल्टा स्टिमुलस आया, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड यहां पे नॉर्मल अपनी कंडीशन में। ठीक, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे 35 टू 45 तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे -70 से लेके -85 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स आर क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एंड देन विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। यू आर एट योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि। फील फ्री, कमेंट में अपने डाउट पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप स्टडी।